साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस जो कोचिंग संस्था है, इनके द्वारा न्यूज़ टुडे शीर्षक से डेली करंट अफेयर प्रोवाइड कराया जाता है। तो उसी के तहत हम लोग 3 सितंबर 2021 के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं उनको यहाँ पर हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला है, स्वास्थ्य मंत्री ने देश में टीबी के विरुद्ध संघर्ष में प्रगति की समीक्षा की है। तो देखिए, स्वास्थ्य मंत्री ने 6 रोग, जिसे टीबी के नाम से जानते हैं, के विरुद्ध जन आंदोलन की समीक्षा करने के लिए सभी राज्यों के साथ आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। यह अभियान समर्थन, संचार और सामाजिक एकजुटता, एडवोकेसी, कम्युनिकेशन एंड सोशल मोबिलाइजेशन ACSM पर आधारित है। टीबी कार्यक्रम के साथ कार्य करने वाले सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों ने वर्ष 2025, तो ये सन याद रखिएगा, वर्ष 2025 तक टीबी उन्मूलन करने का लक्ष्य का समर्थन करने की योजना निर्मित की है। मतलब भारत का जो टारगेट है 2025 तक टीबी को समाप्त कर देना है। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि यह सतत विकास लक्ष्यों के तहत वर्ष 2030 के लक्ष्य से 5 वर्ष पूर्व की प्रतिबद्धता है, जबकि जो SDG गोल्स हैं उसके तहत 2030 तक हमें टीबी का उन्मूलन करना है। तो भारत का लक्ष्य उससे 5 वर्ष पहले ही उन्मूलन कर देने का है। यदि टीबी के बारे में बात करें तो टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है, जो प्रायः फेफड़ों को सर्वाधिक प्रभावित करता है। टीबी जो है यह एक संक्रामक रोग है। तो याद रखिएगा, यह एक संक्रामक रोग है जो वायु के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित होता है, और यह शरीर के अन्य अंगों जैसे किडनी, मेरुदंड और मस्तिष्क को भी प्रभावित कर सकता है। वर्ष 2019 में टीबी के कुल नए मामलों में से 87% मामले उन 30 देशों में से थे जो टीबी से सर्वाधिक रूप से प्रभावित हैं। टीबी के कुल नए मामलों में से 2/3 मामलों के लिए भारत सहित 8 देश उत्तरदायी हैं। यह रोग साध्य है, मतलब इसका इलाज हो सकता है। यह रोग साध्य तथा निवारण योग्य है। आइसोनियाजिड, रिफैम्पिन, एथेम्ब्यूटोल और पैराजिनामाइड टीबी के उपचार के लिए स्वीकृत 4 रोगाणुरोधी दवाएं हैं। भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई जो पहले हैं टीबी उन्मूलन के लिए, और यदि उनकी बात करें तो उसमें पहला है संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम, रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम RNTCP का नाम परिवर्तित कर राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम NTEP कर दिया गया है। दूसरी चीज़, ई निश्चय प्लेटफॉर्म। तो याद रखिएगा, ई निश्चय प्लेटफॉर्म किससे संबंधित है? यह टीबी नियंत्रण के लिए वेब सक्षम रोगी प्रबंधन प्रणाली है। टीबी रोगियों को उनके उपचार हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए निश्चय पोषण योजना आरंभ की गई है, तथा टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान संचालित किया जा रहा है। अगला है, ऋण प्रदायगी व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु खाता संग्राहक अकाउंट एग्रीगेटर प्रणाली आरंभ की गई है। यदि इसके बारे में बात करें तो भारत ने एक डेटा साझाकरण प्रणाली के रूप में खाता संग्राहक प्रणाली का अनावरण किया है। इसका उद्देश्य निवेश तथा ऋण के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना है। खाता संग्राहक क्या होता है? यह एक वित्तीय इकाई है। इसके द्वारा किसी व्यक्ति के सभी वित्तीय डेटा को प्राप्त करके समेकित किया जा सकता है, या इस डेटा को इस प्रकार से प्रस्तुत करता है जिससे पाठक किसी व्यक्ति की विभिन्न वित्तीय धारिताओं को सरलता से समझकर विश्लेषण कर सके। वर्ष 2016 में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी, खाता संग्राहक अर्थात अकाउंट एग्रीगेटर, रिजर्व बैंक निर्देश, यदि इंग्लिश में कहें तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एंड अकाउंट एग्रीगेटर रिजर्व बैंक डायरेक्शन 2016 जारी किए थे। इसके तहत भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 45(1) के तहत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां अर्थात NBFC के एक विशेष वर्ग के रूप में खाता संग्राहक को वित्तीय डेटा का सुलभ साझाकरण सुनिश्चित करना तथा उपयोगकर्ताओं के लिए पूर्व विकसित सहमति ढांचा प्रदान करना होता है। ये खाता संग्राहक का, ये अकाउंट एग्रीगेटर का कार्य होता है। इसका महत्व क्या है? तो फर्म्स को समय पर मात्रात्मक तथा गुणात्मक डेटा की उपलब्धता होगी। इससे उन्हें लघु व्यवसायों की उधार पात्रता का आकलन करने, किसी व्यक्ति के लिए धन प्रबंधन उत्पाद की संस्तुति करने या किसी परिवार के लिए बीमा पॉलिसी तैयार करने में सहायता प्राप्त हो सकती है। विश्व के किसी अन्य देश ने ऐसा विस्तृत डेटा साझाकरण ढांचा विकसित नहीं किया है। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, जिसे 50 मिलियन से अधिक व्यवसायों तथा 1 बिलियन से अधिक लोगों को समाहित करने के लिए परिनियोजित किया जा सकता है। यहाँ पर फिगर के माध्यम से देखें तो खाता संग्राहक ढांचा के बारे में तो RBI, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अर्थात PFRDA, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI,
द्वारा एक खाता संग्राहक वास्तविक समय में वित्तीय जानकारी साझा करने की सहमति प्रदान करेगा। मतलब इसके द्वारा जो है खाता संग्राहक जो है वास्तविक समय में वित्तीय जानकारी साझा करने की सहमति प्रदान करेगा। यहाँ पे जो फिगर में दिखाया गया डेटा हेतु अनुरोध साझा करने हेतु सहमति किसकी होगी, और एनक्रिप्टेड डाटा प्रवाह। तो वित्तीय सूचना प्रदाता जो सूचनाओं को प्रदान करेंगे कौन कर सकता है, बैंक, म्यूचुअल फंड हाउस, बीमा प्रदाता, टैक्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म, ये जो हैं यहाँ से सूचनाएं मिल सकती हैं। और वित्तीय सूचनाओं के उपयोगकर्ता कौन होंगे, तो प्रवाह आधारित क्रेडिट वाले, व्यक्तिगत वित्त प्रबंधन के लिए, वन धन प्रबंधन के लिए, रोबोट सलाहकार के लिए। आगे चलते हैं। अगला है वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई से ऋण प्रबंधन कार्य को पृथक करने पर चर्चा की है। तो इसके बारे में और देखें तो आरबीआई से ऋण प्रबंधन को पृथक करने का विचार पूर्व में वित्त विधेयक 2015 और आरबीआई द्वारा अपनी वार्षिक रिपोर्ट 2001 में भी सार्वजनिक ऋण प्रबंधन एजेंसी अर्थात पब्लिक डेप्ट मैनेजमेंट एजेंसी पीडीएमए के रूप में प्रस्तावित किया गया था। ज्ञातव्य है कि इसके लिए आरबीआई अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता होगी। ये जो आपका पीडीएमए है अर्थात सार्वजनिक ऋण प्रबंधन एजेंसी पब्लिक डेप्ट मैनेजमेंट एजेंसी, यह केंद्र सरकार की आंतरिक और बाह्य देनदारियों का समग्र रूप से प्रबंधन करेगी और एक शुल्क के प्रतिफल में ऐसे मामलों पर परामर्श प्रदान करेगी। मतलब परामर्श देने के लिए शुल्क भी लेगी। एक अंतरिम व्यवस्था के रूप में सरकार ने ऋण प्रबंधन के लिए आरबीआई के तहत ही परंतु सलाहकारी शक्तियों के साथ एक स्वतंत्र एजेंसी के रूप में सार्वजनिक ऋण प्रबंधन प्रकोष्ठ पब्लिक डेप्ट मैनेजमेंट सेल पीडीएमसी की स्थापना की है। आरबीआई के ऋण प्रबंधन कार्यों को पृथक करने की आवश्यकता है। क्यों है, तो देखिए सभी सरकारी उधारियों को एक ही संस्था के अंतर्गत लाना। दूसरा, व्यापक संस्थागत सुधार को प्रोत्साहित करना। क्यों हो सकता है, इसलिए ये बताए जा रहे हैं पॉइंट। तो व्यापक संस्थागत सुधार को प्रोत्साहित करना, इससे बॉन्ड बाजार सुदृढ़ होगा और सार्वजनिक ऋण के संबंध में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी, जिससे एक सक्षम प्रणाली का निर्माण होगा। इसके अतिरिक्त संसाधनों के एक बृहद पूल से निधियों का दोहन करना और वैश्विक स्तर पर स्वीकृत प्रणाली, ये कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से आरबीआई के ऋण प्रबंधन कार्यों को पृथक करने की आवश्यकता है। ये जो पीडीएमए है, इससे संबंधित जो मुद्दे हैं, सार्वजनिक ऋण प्रबंधन एजेंसी से संबंधित मुद्दों की बात करें तो एक नई एजेंसी को उत्तरदायित्व के स्थानांतरण के परिणाम स्वरूप बाजार में उतार चढ़ाव की आशंका है। साथ ही बैंकों के स्वामी के रूप में सरकार और ऋण जारीकर्ता के मध्य हितों का टकराव होगा। आरबीआई के सापेक्ष पीडीएमए अर्थात सार्वजनिक ऋण प्रबंधन एजेंसी की क्षमता पर संशय है। आगे चलते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी ने अपने वैश्विक पहुंच के दायरे को विस्तृत करते हुए नवीन सदस्यों को स्वीकृति देना आरंभ किया है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक ने संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे और बांग्लादेश को, ध्यान रखिएगा तीनों नाम याद रखिए, संयुक्त अरब अमीरात यूएई, उरुग्वे और बांग्लादेश को अपने प्रथम नए सदस्य देशों के रूप में स्वीकृति प्रदान की है। न्यू डेवलपमेंट बैंक ने न्यू डेवलपमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने वर्ष 2020 में अपनी सदस्यता का विस्तार करने के लिए वार्ता आरंभ की थी। न्यू डेवलपमेंट बैंक की सदस्यता का विस्तार उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक प्रमुख विकास संस्थान के रूप में स्थापित होने की बैंक की रणनीति के अनुरूप है। जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो चाइना के संघई में है। इसे फोर्टलेजा में छठे ब्रिक्स सम्मेलन से, जो छठा ब्रिक्स सम्मेलन होता है आपके ब्राज़ील के फोर्टलेजा में 2014 में, इसके दौरान स्थापित किया गया था। ब्रिक्स के जो 5 सदस्य देश हैं कौन से हैं, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। इसका उद्देश्य ब्रिक्स देशों में सतत विकास परियोजनाओं का वित्त पोषण करना है। जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इसके पास 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर की अधिकृत पूंजी है। यह संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों द्वारा अभिदाय हेतु मुक्त है। वर्ष 2018 में इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त हुआ था। ज्ञातव्य है कि भारत वर्ष 2021 के लिए ब्रिक्स समूह का अध्यक्ष है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। न्यू डेवलपमेंट बैंक एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक AIIB से भिन्न है। AIIB अर्थात एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की अध्यक्षता चीन द्वारा की जाती है। इसका मुख्यालय बीजिंग में स्थित है और वर्ष 2016 में भारत 57 देशों के साथ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का संस्थापक सदस्य बना था। यहाँ ध्यान रखिएगा, जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इसे आप ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जानते हैं। जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, इसकी सदस्यता बढ़ करके वर्तमान में कितनी है, 103 देशों तक पहुँच गई है।
अब यहाँ पे जो हमने यहाँ पे ऊपर बात की कि इसका उद्देश्य जो NDB का है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का, इसका उद्देश्य ब्रिक्स देशों में सतत विकास परियोजनाओं का वित्त पोषण। तो कौन सी विकास परियोजनाएं? जैसे स्वच्छ ऊर्जा, शहरी विकास, पर्यावरण दक्षता, परिवहन अवसंरचना, सिंचाई जल संसाधन प्रबंधन और स्वच्छता के लिए, सामाजिक अवसंरचना, बहुउद्देश्यता, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, कोविड-19 आपातकालीन सहायता, इनके लिए विकास के लिए सहायता दी जाती है। आगे बात कर लेते हैं। अगला है, उच्चतम न्यायालय ने सोशल मीडिया में फेक न्यूज व सांप्रदायिक झुकाव पर चिंता व्यक्त की है। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली में तबलीगी जमात की बैठक के मामले में याचिका की सुनवाई की पृष्ठभूमि में फेक न्यूज और सांप्रदायिक झुकाव से युक्त सूचना का प्रसार करने वाले वेब पोर्टलों और यूट्यूब जैसी संस्थाओं पर जवाबदेही लागू करने के लिए विनियामक तंत्र के अभाव पर खेद व्यक्त किया है। इससे पूर्व उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2018 में तहसीन एस पूनावाला बनाम भारत संघवाद में सरकार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भीड़ की हिंसा, मॉब वायलेंस और किसी भी तरह की लिंचिंग को भड़काने वाले संदेशों पर नियंत्रण लगाने का निर्देश दिया था। हाल ही में केंद्र ने सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती संस्थानों के लिए दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 या इंग्लिश में कहें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल 2021 का प्रवर्तन किया है। इसका उद्देश्य मीडिया की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और नागरिकों के सही सूचना प्राप्त करने के अधिकार के मध्य संतुलन स्थापित करना है। किसके मध्य में? तो मीडिया की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और नागरिकों के सही सूचना प्राप्त करने के अधिकार के मध्य में संतुलन स्थापित करना है। नियम की जो प्रमुख विशेषताएं उनकी बात करें तो भारत की संप्रभुता एवं अखंडता से संबंधित अपराध के मामले में सूचना के प्रथम प्रवर्तक की पहचान की आवश्यकता होगी। मतलब कहाँ से ये फैला है। त्रिस्तरीय शिकायत निवारण तंत्र को अनिवार्य किया गया है। केंद्र सरकार का दावा है कि डिजिटल समाचार प्रशासकों के लिए शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना डिजिटल समाचार प्रकाशकों की वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करती है, बल्कि केवल जवाबदेही का एक तंत्र प्रदान करती है। आगे बढ़ते हैं। अगला है लोकसभा उपाध्यक्ष के बारे में। तो देखें इनके बारे में, तो लोकसभा में उपाध्यक्ष का पद जो है विगत 830 दिनों से रिक्त है। 830 दिनों से रिक्त है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 के उल्लंघन को प्रतिबिंबित करता है। उपाध्यक्ष के बारे में बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 93 में 93 में उपाध्यक्ष के निर्वाचन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। सामान्यतः आम चुनाव के उपरांत लोकसभा की प्रथम बैठक के दौरान लोकसभा के सदस्यों में से किसी एक को उपाध्यक्ष के पद हेतु चयनित किया जाता है। परंपरा के अनुसार भारत में विपक्षी दल को ही इस पद पर नियुक्त किया जाता रहा है। वह लोकसभा अध्यक्ष की मृत्यु या रोग के कारण अवकाश या अनुपस्थिति के दौरान पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करता है। अगला है पत्रकार कल्याण योजना के बारे में। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने पत्रकार कल्याण योजना के मौजूदा दिशा निर्देशों की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया है। इस योजना के तहत पत्रकारों व उनके परिवारों को तत्काल आधार पर एक मुफ्त अनुग्रह राशि प्रदान की जाती है। साथ ही पत्रकार की मृत्यु के कारण उत्पन्न आर्थिक विषमताओं की स्थिति में परिवार को 5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है। ये जो पत्रकार कल्याण योजना है, इसके तहत मृत्यु की स्थिति में तथा अन्य मामलों में अनुग्रह भुगतान की मात्रा में संशोधन की आवश्यकता की जाँच का दायित्व जो है समिति को सौंपा गया है। यह समिति इस योजना के तहत लाभ प्रदान करने के लिए मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त पत्रकारों के बीच भेदभाव या समानता के पहलू का भी परीक्षण करेगी। अगला है क्रेडिट बैंक और ब्लू ग्रांट योजना। तो ध्यान से देखिएगा इसको। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के एक भाग के रूप में 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा क्रेडिट बैंक के साथ साथ हाल ही में घोषित ब्लू ग्रांट योजना जैसे पहलों के भी उपयोग को आरंभ किया जाएगा। क्रेडिट बैंक या एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एक डिजिटल बैंक का ही रूप है। क्रेडिट बैंक या एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एक डिजिटल बैंक का ही रूप है। इसमें किसी भी पाठ्यक्रम में छात्र द्वारा अर्जित क्रेडिट अंकों को शामिल किया जाता है। इससे छात्रों को सर्वोत्तम पाठ्यक्रम या उनकी आवश्यकता अथवा योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम चयन में सहायता मिलेगी। शहरों को शिक्षा हब के रूप में विकसित करने के लिए 9 शहरों में ब्लू ग्रांट योजना को लागू किया जाएगा। कितने शहरों में? तो 9 शहरों में। इसे एक छत्र संरचना के द्वारा एक ही शहर के विभिन्न संस्थानों के मध्य संसाधनों और उपकरणों छात्रों के लिए गतिशीलता सहित के साझाकरण के माध्यम से लागू किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि क्रेडिट बैंक और ब्लू ग्रांट योजना किससे संबंधित है? ये शिक्षा से संबंधित है। अगला है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। तो बांग्लादेशी वैक्सीन वैज्ञानिक डॉक्टर फिरदौसी कादरी व पाकिस्तान के सूक्ष्म ऋण के क्षेत्र में अपनी अग्रणी भूमिका हेतु प्रसिद्ध मोहम्मद अमजद साकिब रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 के 5 प्राप्तकर्ताओं में से एक हैं। वर्ष 1957 में 1957 में स्थापित
रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को नोबेल पुरस्कार के एशियाई संस्करण के रूप में संदर्भित किया जाता है, अर्थात इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। इसका नाम फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति, ध्यान रखिएगा कौन से नंबर के राष्ट्रपति, तीसरे राष्ट्रपति जिनका कार्यकाल 1953 से 57 था, रेमन मैग्सेसे के नाम पर रखा गया है। रेमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन प्रत्येक वर्ष एशिया में उन व्यक्तियों या संगठनों को सम्मानित करता है जिन्होंने विशिष्ट सामाजिक योगदान दिया। तो यहाँ पे ये याद रखिएगा कि ये एशिया के व्यक्तियों को ही सम्मानित करता है, पूरे विश्व के व्यक्तियों से इसको चुनाव नहीं किया जाता है। अगला है ब्लू स्ट्रेगलर के बारे में बात करें तो भारतीय शोधकर्ताओं ने पहली बार ब्लू स्ट्रेगलर का व्यापक विश्लेषण किया है। यहाँ पर हमें इससे पता चलेगा कि ब्लू स्ट्रेगलर होता क्या है, जैसे कहीं परीक्षा में पूछा जाए तो आप बता सकें। ब्लू स्ट्रेगलर अन्य सितारों की तुलना में अपेक्षाकृत अत्यधिक विशाल और नीले रंग के होते हैं। ये एक तारे का दूसरे तारे में विलय होने पर निर्मित होते हैं। तो ये बात याद रखिएगा कि ये जो है ब्लू स्ट्रेगलर, ये जब एक तारा दूसरे में विलय होता है तब इसका निर्माण होता है। ये तारे मुख्य रूप से प्राचीन और विशाल तारों के समूहों में मौजूद होते हैं, मतलब कुल मिला के ये भी एक प्रकार के तारे ही हैं। 54% से अधिक ब्लू स्ट्रेगलर निकट के बाइनरी साथी तारे के बृहद पैमाने पर होने वाले द्रव्यमान स्थानांतरण के परिणाम स्वरूप निर्मित होते हैं। 30% संभावित रूप से दो तारों के टकराव के माध्यम से निर्मित होते हैं और 10 से 16% ब्लू स्ट्रेगलर दो से अधिक तारों के परस्पर अंतःक्रिया के माध्यम से निर्मित होते हैं। आगे बात कर लेते हैं जलवायु वित्त नेतृत्व पहल के बारे में, क्लाइमेट फाइनेंस लीडरशिप इनिशिएटिव CFLI के बारे में। तो यह भारत के अल्प कार्बन की ओर संक्रमण में वित्त पोषण में वित्त पोषण की सुविधा प्रदान करने के क्रम में निजी पूंजी की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु आरंभ की गई उद्योग नेतृत्व वाली पहल है। मतलब हम कार्बन उत्सर्जन को कम करने की दिशा में अग्रसर हों, इसके लिए यह योजना है। इसे 11वें भारत यूनाइटेड किंगडम आर्थिक और वित्तीय संवाद के दौरान आरंभ किया गया था। इसका उद्देश्य सार्वजनिक, निजी और बहुपक्षीय पहलों के माध्यम से भारत में पूंजी उपलब्धता को सुनिश्चित करना है। इससे देश को वर्ष 2015 के पेरिस समझौतों की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में मदद मिलेगी। इन प्रतिबद्धताओं में वर्ष 2030 तक सकल घरेलू उत्पाद के 33 से 35% तक उत्सर्जन तीव्रता को कम करने का संकल्प शामिल है। CFLI अर्थात हिंदी में नाम देख लीजिए, जलवायु वित्त नेतृत्व पहल या क्लाइमेट फाइनेंस लीडरशिप इनिशिएटिव CFLI की अध्यक्षता जलवायु महत्वाकांक्षा और समाधान पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत द्वारा की जाती है। आगे चलते हैं, अगला है औषधीय पादपों की कृषि को बढ़ावा देना। तो देखिए, इस अभियान को आज़ादी के अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में आयुष मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड NMPB द्वारा आरंभ किया गया है। आगामी एक वर्ष में देश भर में 75,000 हेक्टेयर भूमि पर औषधि पादपों की खेती की जाएगी। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि औषधि पादपों की कृषि को बढ़ावा देने वाला ये जो कार्यक्रम है किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? आयुष मंत्रालय के द्वारा और आज़ादी के अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में। आगामी एक पादपों की जो 5 प्रजातियां हैं जिस पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है वो हैं आपकी परिजात, जिसे रात में खिलने वाली चमेली के नाम से जानते हैं, बेल अर्थात स्वर्ण सेब, और नीम जिसे मार्गोसा ट्री कहते हैं, अश्वगंधा इंडियन जिनसिंग और जामुन इंडियन ब्लैकबेरी। इन 5 प्रजातियों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। याद रखिएगा, परिजात, बेल, नीम, अश्वगंधा और जामुन। कार्यक्रम की शुरुआत जो है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर और महाराष्ट्र के पुणे से की गई है। इससे किसानों की आय बढ़ाने और हरित भारत के सपने को साकार करने में मदद मिलेगी। अगला है ईट राइट स्टेशन। हाल ही में भारतीय खाद्य एवं मानक प्राधिकरण फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI ने चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र से सम्मानित किया है। चंडीगढ़ यह प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का 5वां रेलवे स्टेशन है। FSSAI के ईट राइट इंडिया अभियान के एक भाग के रूप में ईट राइट स्टेशन पहल का उद्देश्य रेलवे स्टेशनों पर स्थिर भोजन प्रबंधन इकाइयों में खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता को बढ़ावा देना है। FSSAI ने ईट राइट इंडिया आंदोलन के माध्यम से सभी भारतीयों के लिए सुरक्षित, स्वस्थ और उचित भोजन सुनिश्चित करने हेतु देश की खाद्य प्रणाली के रूपांतरण के लिए बृहद पैमाने पर प्रयास आरंभ किए हैं। अब हम लोग जो चर्चा में रहे प्रमुख स्थल हैं उनकी बात करते हैं। तो इसमें पहला आपका है बगराम एयरबेस, अफगानिस्तान। तो यदि कहीं आ जाए कि बगराम एयरबेस जो चर्चा में थे कहाँ पे स्थित है, तो अफगानिस्तान में है। आप यहाँ मैप में, ये अफगानिस्तान का आपका मैप है, इसमें आप देख सकते हैं ये है आपका बगराम एयरबेस, काबुल के नज़दीक है। इसके अतिरिक्त यहाँ कंधार है और मज़ारे शरीफ यहाँ पे है।
तो देखिए, इसे बगराम एयरबेस इसे प्रथम बार सोवियत संघ द्वारा निर्मित किया गया था। इस एयरबेस की काबुल अर्थात अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से निकटता के कारण इसे लगभग 20 वर्षों तक संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा सबसे बड़े एयरबेस के रूप में प्रयोग किया जाता रहा है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की पूर्व दूत निक्की हेली द्वारा जारी एक वक्तव्य में कहा गया है कि चीन जो है बगराम एयरबेस पर अपना आधिपत्य स्थापित करने हेतु प्रयासरत है। इसी वजह से चर्चा में आया। चीन हवाई युद्ध के दौरान भारत के विरुद्ध अपने सामरिक अलाभ, मतलब जो उसको दिक्कत होती है, भारत चीन सीमा पर स्थित तिब्बत के अत्यधिक ऊंचाई के कारण एयरबेस एवं युद्धक विमानों के परिचालन में कठिनाई होने के कारण के निवारण हेतु इस एयरबेस का उपयोग कर सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे उनको यहाँ पर देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।